हेलो, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जीओसी यानी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बोलते हैं, ये और टी में बोलते हैं। लेकिन और जितने भी मतलब अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक होती है उसमें इस चैप्टर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, यानी चैप्टर का नाम ये है। क्या हो गया इसे, यानी चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव। मतलब इसमें पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही होगा। अब दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो, एक पूर्णतः विस्थापित हो। इस आधार पर इसे इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या फिर इस चैप्टर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव इस चैप्टर को कहते हैं ना। तो अब ये दो तरह का होता है इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, एक तो स्थायी प्रभाव होता है, एक अस्थायी प्रभाव होता है ना। अब स्थायी प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, एक होता है अस्थायी। अब देखो अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है ना, अस्थायी प्रभाव, ये जो अस्थायी प्रभाव होता है ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसे क्या प्रभाव कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब जो स्थायी प्रभाव होते हैं, देखो पहली बात तो ये अस्थायी प्रभाव है, मतलब ये हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ कंडीशन पर लगता है। कैसे लगता है? कंडीशन। अगर मतलब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की कंडीशन बन रही है तो वो प्रभाव लगेगा, नहीं बन रही तो वो उसमें नहीं लगेगा। मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे बेंजीन में कंडीशन बन रही है कि ये लगेगा, अब बेंजीन पर एक ग्रुप लगाते ही ये कंडीशन हट जाती है, तो ये स्थायी प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है। लेकिन प्रेरणिक प्रभाव, देखो पहला ये है स्थायी प्रभाव, हाँ। स्थायी प्रभाव में पहला प्रभाव है अपना प्रेरणिक प्रभाव। इसे अपन बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन बोलते हैं ना अपन ने, इंडक्शन तो खूब देखा होगा। इंडक्शन जो आता है वो क्या काम आता है? वो लाइट से चलने वाला जो खाना बनाने का काम आता है, तो उसमें धारा जाती है ना इलेक्ट्रॉन का, तो वही इंडक्टिव प्रभाव है। दूसरा है रेजोनेंस, तीसरा है अपना अतिसंयुग्मन प्रभाव। अब इन तीनों प्रभावों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को। अब देखो इन प्रभावों को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले ईएन के बारे में जान लो। ईएन होती क्या है? ईएन को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये ईएन होती है ना, ईएन जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मतलब जितने ज़्यादा कोई चीज़ है वो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखती है, इसका मतलब होती है ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी उसकी ईएन उतनी ज़्यादा होगी। तो ईएन का जो ऑर्डर होता है वो ये तुम्हें याद ही रखना है, ये वाला ऑर्डर। तो देखो कौन सा ये है, एफ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, और इसकी कार्बन की, क्लोरीन की सबसे लगभग बराबर होती है, फिर बी आर की, फिर आई की, और आई की ईएन और कार्बन की ईएन लगभग बराबर होती है, और इस और बराबर होती है सल्फर की। इससे ज़्यादा होती है फॉस्फोरस की, और एच की ईएन बराबर होती है। ये ईएन का तुम्हें क्रम याद रखना है। देखो सबसे ज़्यादा होती है 4.0, फिर होती है इसकी 3.5, इसकी 3.0 और 3.0, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.5, और इसकी भी 2.5, और इसकी भी 2.5 लगभग बराबर है, इसकी 2.1 और इसकी 2.1। ठीक है, ये ईएन का ऑर्डर तुम्हें हल्का सा याद रखना है, हल्का सा, मतलब ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। और एक चीज़ है, अगर अपन बात करते हैं
ग्रुप की, मतलब ऊपर से नीचे जाने की बात करें, है ना, आवर्त की, तो आवर्त में जो ईएन होती है वो समानुपाती होती है 1 बाई साइज के। यानी अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो जितनी ज़्यादा साइज बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा ईएन बढ़ती जाएगी। जैसे एक ग्रुप की बात करता हूँ मैं, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, तो ये क्या है, एक आवर्त है, आवर्त है ना, आवर्त 7 आवर्त होते हैं, 14 वर्ग, 18 वर्ग होते हैं, तो एक ग्रुप है ना। अब इसमें मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो ईएन घट रही है। तो सबसे ज्यादा ईएन किसकी है, एफ की 4.0, फिर किसकी है, सी एल की 3, फिर बी आर की 2.8, फिर आई की 2.5। इससे देख लो, तो ऊपर से नीचे जाने पर ईएन साइज बढ़ रही है, ईएन घट रही है। लेकिन एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इधर बाएं से दाएं जाने पर ईएन बढ़ती है। कारण, क्योंकि देखो, एक इधर से जाने पर साइज तो फिक्स रहती है, साइज सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ये अपन आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, इसलिए ईएन बढ़ती है। देखो देखो, ये वाला ग्रुप देखो, बस यहाँ से देखो, ये वाला ग्रुप बता रहा हूँ मैं, बस नहीं ओ फ्रेंड, बस है, बस बस नहीं ओ फ्रेंड, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये एक आवर्त के वर्ग वो है इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबका साइज बराबर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व 9, 8, 7, 5, 6, नहीं 6, 5, तो इधर बढ़ने पर ईएन बढ़ रही है, इसकी 4, इसकी 3.5, इसकी 3, इसकी 2.5, इसकी इससे भी कम। ठीक है, तो इधर जाने पर क्या हो रही है, ईएन बढ़ रही है। मतलब ईएन कहाँ बढ़ रही है, इधर जाने पर ईएन बढ़ती है, तो इधर जाने पर ईएन घटेगी, और इधर जाने पर ईएन घटेगी। तो ऐसे याद रखना तुम्हें, इधर से इधर जाने पर ईएन घटती है, समझ गए। तो ये ईएन का थोड़ा समझ आया। और ईएन देखो, एक चीज और याद रखो, अगर बात करी जाए संकरण में ईएन की बात करी जाए, तो ईएन होती है ना, जो समानुपाती होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। मतलब संकरण में जितना ज्यादा एस का परसेंटेज बढ़ेगा, उसकी ईएन उतनी ज्यादा होती है। तो देखो, संकरण अपने पास 3 प्रकार के पढ़ते हैं अपने। देखिए, किसकी ईएन होती है, कार्बन की निकाली जाती है। एक कार्बन है sp संकरण का, एक कार्बन है sp2 संकरण का, एक कार्बन है sp3 संकरण का। sp संकरण का कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी सिग्मा बंध से, क्योंकि वो sp का नहीं, sp3 कार्बन ये होता है सिग्मा बंध वाला। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं ये sp और sp2, है ना। तो अब समझो, ईएन परसेंटेज एस करेक्टर के बराबर होती है। इसमें देखो, एक एस और 3p मिलकर एक संकरण दे रहे हैं, मतलब 75% भाग तो पी ले गया, इसमें 25% वो है एस। इसमें देखो 2p और एक ये दे रहा है, मतलब ये दोनों मिलके कितना परसेंट दे रहे हैं, 33। इसमें 33.33% कार्बन है। इसमें देखो 50% पी और 50% ऐसे, तो इसमें 50%। अब परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज़्यादा है, तो ईएन इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। मतलब समझो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की ईएन ज़्यादा होती है 3.2, फिर होती है डबल बॉन्ड वाले कार्बन की 2.8, और फिर ज़्यादा होती है, लास्ट इसकी होती है 2.5 नॉर्मल कार्बन की, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की, है ना। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये sp2 संकरण माना जाता है, ये sp3 होता है, ये sp होता है, ये sp3 संकरण होता है ना। अब समझो, संकरण तो और तरीके से भी निकाला जा सकता है। संकरण तो अपन सिग्मा बॉन्ड और वो उनको लॉन पेयरों को गिन के निकालते थे ना। हाँ, तो देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा बंध एक है, तो sp संकरण है, इसमें सिग्मा बंध एक है और एक ये, तो एक कार्बन के साथ 2 सिग्मा बंध हो गए, है ना। तो ये sp2, हाँ, है ना। तो देखो, अब समझो ये बात को,
इतनी बात समझो, इसकी ईएन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की ईएन किससे ज़्यादा है? समझो देखो, इससे ज़्यादा है, एन से भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन से कम है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है, सीएल से ज़्यादा है। तो ये वाली बात याद रखनी है कि sp संकरित कार्बन की ईएन इनसे कम होती है, बस एफ और ओ से कम होती है, बाकी सबसे ज़्यादा होती है। तो तुम्हें अगर ईएन का ऑर्डर, ईएन कहीं ज़्यादा जाए, देखी जाए, तो यानी इन नाइट्रोजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ट्रिपल बॉन्ड में है। फिर उस डबल बॉन्ड में इनसे ज़्यादा है ताकत, सिंगल बॉन्ड तो बेकार है ना। तो ये ईएन थोड़ा सा समझ गया है ना, इसको याद कर लेना इन ऑर्डर को, है ना। तो आप अपन स्टार्ट करेंगे प्रेरणिक प्रभाव। तो देखो, पहली बार और आखिरी बार सुन लो कि इसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब अपन सिर्फ याद रखेंगे प्लस आई और माइनस आई, मतलब याद कर रखना है अपन को इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अब समझो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये प्लस आई हो सकता है और माइनस आई हो सकता है, मतलब होता आई प्रभाव है, आई प्रभाव, है ना। तो अब समझो ये आखिर उत्पन्न कैसे हुआ, ये क्यों आया, इसका मतलब क्या है समझो। देखो, जब हमने देखा कि कोई भी एल्किल समूह, ये आर ग्रुप है, कितना भी बड़ा होता है, कितनी बड़ी चेन हो सकती है, मैंने एक साधारण आर ग्रुप लिया है। जब मैंने देखा कि एक आर ग्रुप यानी एक एल्किल समूह, जैसे मैंने लगा लिया है सी, ये एल्किल कार्बन है, कोई भी कार्बन है, इससे जब कोई भी एक ऐसा परमाणु जुड़े जिसकी कार्बन की और इसकी ईएन में अंतर हो, जैसे मान लो कोई भी एक एक्स परमाणु जुड़ गया, है ना। तो अब क्या है, यहाँ इन दोनों की कार्बन में डेल्टा ई अंतर है। मान लो इसकी ईएन, कार्बन की ईएन मान लो ये कार्बन की ईएन है 1 और एक्स की ईएन है 2, तो यहाँ पर डेल्टा ई एन है, मतलब ई एन 2 माइनस ई एन 1, मतलब यहाँ एक अंतर है, चाहे वो अंतर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो अंतर हो, मतलब इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, तो इस जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, बंध तो 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, अपन को पता है, तो ये बंध का इलेक्ट्रॉन इधर या इधर खिसकता है, यानी कि हल्का विस्थापित होता है। कैसे, देखो ऐसे समझो, मान लो इस सी से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं इस बंध में, है ना, ये बंद है और ये एक्स, मान लो एक्स की ईएन ज्यादा है, इसकी ईएन क्या है, ज्यादा। तो जिसकी ईएन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, समझो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ऐसे ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर गए, इधर, है ना। तो अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। अब कार्बन जुड़ा होता है हाइड्रोजन से या अन्य कार्बन से, मान लो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ एक और कार्बन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ एक और कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन, यहाँ एक और कार्बन जुड़ा है ना। तो ऐसे, अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, इसके खींचने की क्षमता ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा, इधर के इस इलेक्ट्रॉनों को, इधर के इस इलेक्ट्रॉनों को, इधर के इस इलेक्ट्रॉनों को, इधर के, तो अब देखो इसके, इसने ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचा, तो इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन की ईएन कितनी होती है, 2.1, है ना, और इसकी ईएन कितनी है, कार्बन की 2.5, तो इसकी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हल्का इधर विस्थापित करेगा। तो विस्थापित होते हैं जब अपन तीर का चिन्ह लगाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों को करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को करेगा। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को जब ये इधर विस्थापित करेगा, तो इसके पास कमी हो जाएगी वापस, तो इसके पास कमी होगी, तो ये इसके खींचेगा, इसके को खींचेगा, फिर ये इधर खींचेगा, है ना। तो ये, अभी ये प्रेरणिक प्रभाव सिर्फ 3 कार्बन तक लागू होता है, किधर तक, 3 कार्बन तक।
चौथे पर यह प्रभाव नहीं जानता है। तो जब पहले पर जब प्रभाव लगता है तो इसे को अपन डेल्टा नेगेटिव, इधर देखो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव। अगले वाले की देखो ये इधर खींच रहा है, प्रभाव तो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है तो इसके कारण इस पे डेल्टा है, तो ये आंशिक ये डबल आंशिक मतलब और कम प्लस चार्ज, फिर इस पे और कम ट्रिपल आंशिक। ये डेल्टा बढ़ रहा है इसका मतलब प्लस चार्ज घट रहा है, समझो प्लस चार्ज घट रहा है मतलब सबसे ज्यादा इस पे कमी होगी, फिर इस पे मतलब खींचने की क्षमता तो इधर ही जा रही है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन। और ये प्रभाव कहाँ तक लगता है, यह प्रभाव सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों तक लगता है, यानी 1 बंद 2 बंद 3 बंद, 3 बंदों तक ही लगता है। समझ में आई बात है, ठीक है। अब ये हो कैसा प्रभाव है, ये एक स्थायी प्रभाव है कि अगर कोई समूह लग गया तो ये खींचेगा ही, कार्बन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है, तो ये एक स्थायी प्रभाव है। अब ये है क्या, मतलब देखो किसी भी सहसंयोजी सिग्मा बंध का निकटवर्ती बंध अगर ये ध्रुवीय हो जाए, ये ध्रुवीय हुआ, इधर देखो प्लस चार्ज आया, इधर में नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, तो ये ध्रुवीय हुआ है, ध्रुवीकरण के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रेरणिक प्रभाव की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ईएन है। क्या है, ईएन। और यह प्रभाव दूरी पर निर्भर कर रहा है, यहाँ दूरी कम है तो देखो आंशिक चार्ज बढ़ा है, यहाँ दूरी ज्यादा हो गई तो घट गया और घट गया, ठीक है। आई प्रभाव में सिग्मा बंधों के इलेक्ट्रॉन, देखो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन ही आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नहीं होते। यह एक स्थायी प्रभाव है, जिस भी अणु में ध्रुवीय बंध पाया जाएगा उसमें सिग्मा बंध का विस्थापन होता है, मतलब आई प्रभाव लगता है। अब ये तुम्हें समझ आ चुका है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, अब ये प्रभाव, अब देखो मान लो अभी तो अपन ने ऐसा परमाणु लिया जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा थी, अब कोई ऐसा कार्बन ले लेते हैं अपन और इसकी ये वाई ग्रुप लगा दिया मैंने, और इसकी ईएन है वो इसकी ईएन है जो ईएन ऑफ वाई इज लेस देन ईएन ऑफ कार्बन, यानी इसकी ईएन कार्बन से कम है। अब कार्बन से कम ईएन किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है। तो मान लो मैंने फास्फोरस लगा दिया, मैं लगा रहा हूँ मतलब समझ लो है ना, कोई फास्फोरस ग्रुप लगा दिया। अब देखो इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन की ईएन ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, तो ये प्लस आई प्रभाव दिया है, इसने इसको दिया तो मतलब इस पे तो नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, कार्बन भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा झेल नहीं सकता कार्बन, तो ये इसको देगा, तो इस पर डेल्टा आंशिक नेगेटिव, फिर ये इसको और दे देगा डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव, है ना, तो ये इसको और देगा तो डेल्टा 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 नेगेटिव, मतलब ये 3 बंदों तक ही लागू होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो ये कैसा हुआ, इसने इसको दिए इलेक्ट्रॉन, इसने इससे लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा ग्रुप हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है कार्बन की तरफ, छोड़ दिए तो कार्बन ने इसको सब जगह बांट दिया, हल्का हल्का बांट दिया, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करना मतलब जैसे पैसे विड्रॉ करते हैं ना अपन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अपन हमेशा क्या रखेंगे, EWG और ERG, ठीक है। अब समझो एक तो ऐसा प्रेरणिक प्रभाव है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, एक ऐसा प्रेरणिक प्रभाव है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्रेरणिक प्रभाव हो गए 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो अब देखो, अब अपने पास प्रेरणिक प्रभाव के 2 प्रकार हैं, तो आई इफेक्ट, अब आई इफेक्ट का पहला प्रभाव होता है माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट समझो होता क्या है, अब माइनस का मतलब होता है जो जिस पर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, देखो ये ऐसा है, इसने खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया तो ये माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है, इससे याद रखो, इसने खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो ये
प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। अब देखो नेगेटिव माइनस आई प्रभाव का मतलब है यह प्रभाव इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, विड्रॉ करने का मतलब होता है जैसे पैसे विड्रॉ करते हैं तो अपन ग्रहण करते हैं ना, और डिपॉजिट करते हैं, है ना, तो वो रिलीजिंग करना है अपन देते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द्वारा दर्शाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ले कौन सकता है जिसकी ईएन ज्यादा हो, कौन ले सकता है, ईएन। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, ER EWG समूह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से आकर्षण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, या इसको एनसीईआरटी की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपनायक। अपनायक जो अपनायक समूह, मुझे नहीं पता है अपनायक का मतलब क्या होता है, बस एनसीईआरटी ने कहा है तो रखता है। मतलब ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉनों को खींचे, मतलब देखो ऐसा कोई समूह है, ये जी ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है भाई, हल्का हल्का विस्थापित कर रहा है। तो ये जी ग्रुप की ईएन क्या है, हमेशा याद रखना जी ग्रुप की ईएन कार्बन की ईएन से ज्यादा है। किसकी ईएन से, कार्बन की ईएन से ज्यादा है। अब देखो एक सारणी होती है, वो सारणी अपन को अपने दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब देखो पहली बात तो तुम्हें समझ आया कि जी जी ग्रुप की ईएन क्या होती है, कार्बन से ज्यादा। पर एक बात समझो, कोई ग्रुप है, मान लो कोई एक्स ग्रुप है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, ये इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, खींचने की। तो हमेशा याद रखना जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं, चाहे वो कैसा भी वो हो ग्रुप। मतलब अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो वो माइनस आई प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, चाहे उसके पास कोई भी दम ना हो, चाहे उसकी ईएन तो कितनी ही कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास अत्यधिक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बहुत तगड़ा बुक्कड़ है। वो क्या है, वो बहुत तगड़ा भूखा है, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे फिर ईएन का फर्क नहीं पड़ता, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे अब तो भाई, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा ईएन पॉजिटिव चार्ज वालों की होती है। तो अब देखो ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, अब बताऊंगा माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, यानी ऐसे ग्रुप जो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें NR3 पॉजिटिव। क्या है ये, एमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, आर का मतलब है इस पर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं 3, ठीक है। फिर आता है अपना अमोनिया पे, अमोनियम आयन NH3 पॉजिटिव, है ना। फिर अपना आता है नाइट्रेट NO2 आयन। NO2 आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये ON से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझो इसको, देखो N डबल बॉन्ड O और O, है ना। तो ये O है ना, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस N के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये N इस कार्बन से खींचेगा, तो इसकी N इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके पास दो तो ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो और किसकी ज़्यादा है, SO2R, SO2R इसकी भी N ज़्यादा होती है ना। और फिर अपना आता है CN ग्रुप। देखो कार्बन की एन तो 2.5 होती है, लेकिन N नाइट्रोजन लग रहा है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी आएगी। तो इसके पास जब कमी होती है, और मैंने क्या कहा, किसी भी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन कमी होता है तो वो दूसरों से खींचने की ताकत रखता है। ऐसे ही आता है अपना COOH ग्रुप, है ना। फिर अपना आता है CHO ग्रुप, फिर अपना आता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, F ग्रुप, है ना, Cl ग्रुप, फिर Br ग्रुप, फिर I, फिर OR, फिर OH, है ना,
C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आता है अपना NH2, फिर आता है अपना CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर आता है अपना H। एच हाइड्रोजन का जीरो प्रभाव होता है। हाइड्रोजन ना तो प्लस आई दिखाता है ना माइनस आई दिखाता है। तो ये क्रम तुम्हें याद होना चाहिए, और शुरू के ये तो तुम्हें याद होने चाहिए यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक तो फिर तो तुम्हें फिर कल बाहर आई आंटी बचा, और फिर OR OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसे रहा। तो यहाँ तक तो तुम्हें याद करना ही है मेन। और ये तो याद रखना कि NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, मतलब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो तो भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये याद करनी है। फिर अपना आता है अगला टॉपिक, वो है प्लस आई प्रभाव। देखो प्लस आई प्रभाव, देखो EWG तो दिखा रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा रहे हैं, माइनस आई प्रभाव। तो ERG ग्रुप दिखाते हैं क्या? प्लस आई प्रभाव। ERG मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखते हैं, वो दिखाते हैं प्लस आई को प्रभाव। अब देखो इलेक्ट्रॉन दान कौन करेगा? मान लो कोई ग्रुप है Y और उसके पास है नेगेटिव चार्ज। देखो समझो, जब भी मैं नेगेटिव चार्ज लगाऊं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मान लो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अपन को पता है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 लोन पेयर होते हैं, है ना? 6 लोन पेयर होते हैं, 6 नहीं होते, 4 ही होते हैं भाई। और क्लोरीन, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर होते हैं, और एक से वो बंध बनाता है। अगर मैं क्लोरीन पर लगा रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब समझ लो इस पर 2 लोन पेयर बढ़ गए। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ तो इसका मतलब 2 लोन पेयर बढ़ गए। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ मतलब इस पर 2 नेगेटिव बढ़ गए। मतलब मैं कोई वाई ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो ये ऐसे समझ लो, उस नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस पर मैंने 2 लोन पेयर बढ़ा दिए हैं, यानी 1 लोन पेयर बढ़ा दिया है मैंने। 2 लोन पेयर नहीं, 1 लोन पेयर, है ना? 1 लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप को ही तो लोन पेयर कहते हैं, तो 1 लोन पेयर बढ़ा दिया। अब समझो, ऐसा समूह जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इतनी है और उसको मैंने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो खुद नेगेटिव चार्ज से वाला है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच प्रजाति है। यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच प्रजाति है, नेगेटिव चार्ज का मतलब, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना? एक्स्ट्रा लोन पेयर है इसके पास 2। अब समझो, जब इसके पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? ये कहेगा भाई कोई ले लो जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, है? यही तो कहेगा भाई ये। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए तत्पर होता है, मतलब ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागूं और मैं अपनी नॉर्मल वाई शेप में आ जाऊं। यही तो चाहता है। मुझे माइनस नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास माइनस हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सब चाहते हैं कि मैं स्थिर अवस्था में रहूं। तो ये इलेक्ट्रॉन तुम मतलब समझो, प्लस आई प्रभाव वो दिखाएगा सबसे ज्यादा जिसके ऊपर, कोई भी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये मेन बात है। तो प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले समूहों का ऑर्डर देखें तो देखो, यानी समूह, ऐसे समूह देख रहे हैं अपन जो प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे, समूह का ऑर्डर जो क्या दिखाए? प्लस आई इफेक्ट, ऐसा का ऑर्डर देखो। तो सबसे पहले कौन आएंगे? नेगेटिव वाले। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव CH2, कार्बन कभी भी नेगेटिव नहीं झेलता है, CH2 नेगेटिव। फिर आता है अपना NH नेगेटिव, फिर आता है अपना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर आता है अपना C+O नेगेटिव चार्ज, फिर आते हैं अपनी 3rd डिग्री एल्किल ग्रुप, फिर आता है अपना 2nd डिग्री एल्किल ग्रुप, फिर आता है अपना 1st डिग्री एल्किल ग्रुप, फिर आता है अपना CT3, ये क्या है? हाइड्रोजन की वो होती है ना, वो। फिर आता है अपना CD3, ये याद रखने हैं। और फिर आता है अपना CH3, ये हाइड्रोजन की वो है समस्थानिक, है ना? और फिर आता है अपना H ग्रुप,
क्या आता है लास्ट में, इसका तो जीरो इफेक्ट होता है। थर्ड डिग्री कार्बो थर्ड डिग्री एल्किल समूह मतलब एक एक CH3 हो, एक CH3 हो या एक CH3, ऐसा इसे कहते हैं थर्ड डिग्री कार्बन। तो देखो अब तो मैं प्लस आई का ग्रुप बता दिया मैंने। और तो देखो कंक्लूजन की बात कर लें तो आई प्रभाव अपना होता है दो प्रकार का, और उसमें होता है एक तो होता है माइनस आई प्रभाव, है ना, दूसरा होता है प्लस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं EWG ग्रुप वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जिनकी EN ज्यादा हो कार्बन से, यानी ऐसा कोई ग्रुप जिसकी EN ज्यादा हो कार्बन की EN से। किससे? कार्बन की EN से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ऐसा ग्रुप। और एक और बात बताई मैंने तुम्हें कि अगर कोई ग्रुप है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। तो एक तो EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से होते हैं? जिनकी EN ज्यादा होती है कार्बन से। और एक वे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ये तो मेन है भाई। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो खींचेगा ही। दूसरा इसमें आते हैं ऐसे समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वह ऐसे समूह जिनके पास जिनकी EN कम हो, किससे? कार्बन की EN से, है ना, कार्बन की EN से कम हो। और इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो दो बातें ही याद रखनी है, माइनस आई प्रभाव दिखाएगा जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, और जो जिनकी EN ज्यादा हो कार्बन से। प्लस आई प्रभाव दिखाएगा जिस पे माइनस चार्ज हो और जिनकी EN कम हो कार्बन से। तो अब देखो सर ने ये एग्जाम्पल कराए हैं, देखो ये एग्जाम्पल है। अब इन सर के एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? CH2 माइनस, जब भी माइनस आ जाता है प्लस आई प्रभाव, प्लस आ गया माइनस प्रभाव। देखो जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ माइनस प्रभाव, जहाँ माइनस आ रहा है वो प्लस प्रभाव। कोई दिक्कत अब नहीं है। ये रहा माइनस वाला, इस पर प्लस आई प्रभाव, ठीक है। अब देखो CH3 अपन ने पढ़ा है प्लस आई प्रभाव दिखाता है। CCl3 कार्बन की EN ज्यादा आ गई कार्बन से, इसमें कार्बन की EN ज्यादा आ गई। तो देखो किसी भी समूह में FON फोन कल बाहर आई, या sp2 कार्बन या sp कार्बन हो, तो वो सदैव माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि ये सब ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप है ये सभी। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई, है ना। प्लस वाला प्लस माइनस का तो अपन कर देंगे, उल्टा कर देना है। प्लस प्लस ग्रुप आ रहा है तो माइनस आई प्रभाव, माइनस ग्रुप आ रहा है तो प्लस आई प्रभाव। ऑक्सीजन आ गया, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है माइनस आई, ऑक्सीजन आ गया माइनस आई, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन है, पर मैंने क्या कहा, वो कैसा भी हो, उनकी किसी भी हो, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो देगा तो भाई पॉजिटिव चार्ज ही है। OCH3 ऑक्सीजन आ गया माइनस आई प्रभाव। अब देखो इसकी EN तो ज्यादा है कार्बन से, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस आई दिखाएगा। CD3 ये प्लस आई दिखाता है, CH3 CH2 ये भी प्लस आई दिखाएगा। ये एल्किल समूह होते हैं। देखो एल्किल समूह कहाँ है? ये प्लस आई प्रभाव में। ये ऐसे याद तो करने ही पड़ेंगे अपन को। ये भी प्लस आई प्रभाव देगा। अब देखो किसकी, ये देखो नहीं देगा भाई। sp ये sp2 कार्बन आ गया, sp2 कार्बन आ गया, माइनस आई प्रभाव देगा, माइनस आई, हाँ माइनस आई। sp2 कार्बन EN ज्यादा होती है ना sp2 कार्बन की, इसलिए। अब देखो ये कुछ समूह है, इनकी तुम खुद निकाल सकते हो ऑर्डर। और ये इनका ऑर्डर कैसे निकालना है तुम्हें, वो जो मैं ये जो दिखाए ये मैंने वो बनाई थी ना श्रेणी, उस श्रेणी के आधार पर देने हैं क्या ऑर्डर। तो ये तो तुम खुद करोगे भाई, इनको मैं नहीं कराऊंगा। मैं क्या करूँ भाई, इसमें तुम्हें ऑर्डर देने हैं, दो भाई। तो आज तो अपन प्रेरणिक प्रभाव पूरा करेंगे भाई, कैसे भी प्रेरणिक प्रभाव पूरा करेंगे और रेजोनेंस प्रभाव भी स्टार्ट करेंगे। अब देखो प्रेरणिक प्रभाव हमें समझ आ गया क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव का सीधा सा मतलब है माइनस आई वो दिखाएंगे जिनकी EN ज्यादा हो, और EN VN तो बाद में। देखो सबसे पहले देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई प्रभाव।
कारण मैंने बता दिया, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की रिच है, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुअर है वो, इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर। अब यार इलेक्ट्रॉन रिच तो समझ आता है, पुअर कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन न्यून कहते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन धनी है और एक इलेक्ट्रॉन न्यून है। अब इलेक्ट्रॉन न्यून है तो भाई उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही कैसे भी तो अब देखो, अब ये प्रेरक प्रभाव काम क्या कर सकता है वो अपन देखते हैं। तो प्रेरक प्रभाव कई जगह काम आ सकता है, देखो कैसे। तो पहला प्रेरक प्रभाव के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन, यानी ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है प्रेरक प्रभाव। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन। तो देखो प्रेरक प्रभाव के एप्लीकेशन, पहला होता है मध्यवर्तियों का स्थायित्व। तो देखो तुम्हें मध्यवर्ती समझना आना चाहिए पहले, तो ये क्या होता है? तो देखो मध्यवर्ती क्या होता है, मध्यवर्ती ऐसे कंपाउंड होते हैं, यानी कंपाउंड कह सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं अपन, यानी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो रिएक्शन होने के बीच में बनती हैं। मतलब मैंने कोई ए से मेरे को प्रोडक्ट प्राप्त करना है, लेकिन इस रिएक्शन में ए से पहले बन रहा है बी, और बी से फिर बन रहा है प्रोडक्ट। मतलब एक बी में एक स्थाई यानी हल्की हल्की स्थाई संरचना बन रही है, जो मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब प्रेजेंस में होती है, मतलब हकीकत में तो होती नहीं है, थोड़ी देर बाद वो खुद मिट जाती है, प्रोडक्ट बना देती है, मतलब कुछ समय के लिए स्थायी होती है वो, थोड़े से टाइम के लिए स्थायी होती है। तो अब वो थोड़े टाइम के लिए स्थायी होती है तो वो दिखेगी अपन को। तो कोई रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है तो उसमें उसका जो मध्यवर्ती है वो बहुत समय तक चलेगा, उस समय तक अपने आप को दिखेगा। तो मतलब कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं उनमें मध्यवर्ती बनते हैं, उन उन रिएक्शनों को कहते हैं अपन SN2 रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो एक से अनेक पदों में पूर्ण होती है, क्योंकि ये देखो एक पद तो इसने ए से बी बनाने में लिया और बी से इसने पी बनाया, मान लो बी से सी बनाए और सी से फिर पी बनाए, तो ये त्रिपदी है, इस रिएक्शन नहीं हो गई क्या तीन पदों में? तो मध्यवर्ती रिएक्शन के बीच में बनने वाली संरचनाएं होती हैं। अब समझो ये इंटरमीडिएटेड होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो मध्यवर्ती होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये कोई स्थायी संरचना नहीं होती है, मतलब ये अस्तित्व में नहीं आ सकती, ये कुछ समय के लिए रुक सकती हैं पर अस्तित्व में नहीं आएंगी, इनको प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो देखो मध्यवर्तियों का स्थायित्व, अब अपन पहले मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो मध्यवर्ती अपन शुरू से पढ़ते आए थे, तीन ही प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अपन कार्बन आयन, एक होता है मुक्त मूलक, एक होता है अपना कार्बोरेन आयन। अब जो कार्बन आयन होता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मुक्त मूलक पर आता है सी डॉट यानी एक फ्री रेडिकल, और ये होता है कार्बन नेगेटिव। ठीक है, इतना समझाया। अब समझो, कोई भी देखो पहली बात तो कोई भी मध्यवर्ती पूर्णतः स्थायी नहीं होता है, ये कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं या बिल्कुल अस्थायी होते हैं, यानी तुरंत ही प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो कम स्थायी होंगे या अस्थायी होंगे, लेकिन पूर्णतः स्थायी नहीं होंगे, यानी स्थायित्व इनका कम ही होता है पर होता तो है। तो इनका अपन स्थायित्व बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वो कैसे, वो अपन प्रेरक प्रभाव से समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोधन आयन की, कार्बन और मुक्त मूलक की। तो कार्बोधन आयन और मुक्त मूलक का स्थायित्व भी बात करेंगे अपन सबसे पहले, पर इसमें पहले अपन को समझ आना चाहिए कार्बोधन आयन आखिर होता क्या है। देखो अपन को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। मान लो इसने एक बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बनाया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने एक और बॉन्ड बना रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसने एक और बॉन्ड बना रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इस पे से ऐसा समूह लगा जिसने इसका जो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, कोई लेके भाग गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, कमी होते ही इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, वही तो होता है कार्बन आयन।
कोई इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया तो उसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी होते ही उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब कार्बन के स्टक की बात करें अपन, अष्टक की बात करें, तो कार्बन के पास टोटल है 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। 7 कहाँ है, 6 है, क्योंकि एक को तो लेके भाग गया ना वो, एक को तो लेके भाग गया, है ना। तो अब इसके पास, इसके अष्टक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। ध्यान रखने की बात है कि छोटी छोटी बातें याद रखनी है अपन को। जो कार्बन आयन होता है इसे कार्बोकैटायन कहते हैं अपन, कार्बोकैटायन इंग्लिश में। ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। इसके अष्टक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो, ये कार्ब धनायन है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। तो कार्ब धनायन खुद कैसा प्रभाव दिखाता है, पॉजिटिव आने पर ये नेगेटिव माइनस आई प्रभाव दिखाता है। अब एक बात समझो, अगर मैं इसके इस डबल बॉन्ड से एक ऐसा ग्रुप जोड़ू, वो तो अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा स्थायित्व स्थायित्व ना, अभी नहीं। ये तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड संरचना समझाई, अब मैं कार्बोकैटायन बना रहा हूँ। इसके भी 3 बॉन्ड है और इसमें से एक समांश विखंडन हो गया इसके एक बॉन्ड का। मतलब ऐसा कार्बन था, इसके 3 बॉन्ड तो पहले से ही थे, एक कार्बन ही था और कार्बन टूट गया, कार्बन कार्बन बनते तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। अब देखो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। इसके पास फ्री रेडिकल होता है, इसके पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। अब इसका स्थायित्व करना है अपन को, अपन पढ़ क्या रहे हैं, मध्यवर्तियों का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव से। अब इनका स्थायित्व कैसे करें, समझो। अपने पास कार्बोकैटायन आ गया और कार्बन आ गया, कार्बोकैटायन है और एक फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक है ना। तो देखो, अपने पास कार्बोकैटायन होता है जिसकी 1 2 3 तो बॉन्ड हो, और ये तो होता है अपना जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो फ्री, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। एक कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये है अपना कार्बोकैटायन। अब इनका अपन को क्या करना है, स्थायित्व। स्थायित्व मतलब अपन को इनका स्थायित्व बढ़ाना है या घटाना है, तो अपन को देखना है कि इनका स्थायित्व कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। और अपन कर क्या सकते हैं, अभी अपन सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव लगा सकते हैं। कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव में अपन पता है क्या लगाते हैं, ग्रुप लगाते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो या तो EWG हो या ERG हो। अब मैं एक कार्बोकैटायन ले रहा हूँ, कोई कार्बोकैटायन, देखो ये दोनों दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, समझो इलेक्ट्रॉन न्यून है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं दोनों। ये 2 चाहता है, ये 2 चाहता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, मतलब ये ऐसा समूह जुड़ाना चाहते हैं। मतलब ये कोई कार्ब कैटायन है तो ये चाहता है कि मेरे से एक ऐसा समूह आके जुड़े मेरे से, यानी इसकी जो ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, इसकी 3 संरचनाएं हैं, यानी कार्बोकैटायन। और इसके पास देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है इसके पास, है ना। कार्बोकैटायन के पास 3 बॉन्ड है। तो ये चाहता है कि इन 3 बॉन्डों से ऐसा ऐसा समूह जोड़ू मैं, ऐसे समूह जोड़ू, ऐसे समूह जोड़ू जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, जिससे मेरा पॉजिटिव चार्ज कम हो, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन दे। यानी देखो, प्रेरणिक प्रभाव करते क्या है, इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन करता है। अब अपन ने 2 ही तरह के प्रेरणिक प्रभाव करते हैं, या तो ऐसे प्रेरणिक प्रभाव, ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन ले, या ऐसा समूह, या ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन दे।
मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। देने वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिनकी ईएन कम होती है कार्बन से। देखो प्लस अपन ने क्या बनाया, एक तो EWG है, एक ERG है। EWG क्या है, जिनकी ईएन ज़्यादा है कार्बन से, जिनकी ईएन कम है कार्बन से। मतलब ऐसे समूह जिनके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे समूह जो के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब अपन को ऐसे समूह चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे और देने वाला काम रिलीजिंग ग्रुप करते हैं, जिनकी ईएन क्या होती है, कम होती है कार्बन से, यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो अब मैं इस कार्बोकैटायन से, समझो मैं इस कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर ये एक, अब मैंने इस कार्बोकैटायन से, मान लो एक कार्बोकैटायन है जैसे CH2 पॉजिटिव, है ना, इसका ये खाली है ना, ये खाली है। अब मैंने इससे एक ऐसा समूह लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इस रिलीजिंग ग्रुप की जितनी ज्यादा पावर होगी ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सही बात है, ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो इसका पॉजिटिव चार्ज अपने आप कम होगा और ये स्थायित्व बढ़ेगा, इसका स्थायित्व बढ़ेगा बढ़ेगा। अब मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी ऐसा समूह लगा रहा हूं जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इस पर पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऊपर से खींच रहा है, ये इसे और अस्थायी कर देगा, यानी इसका स्थायित्व उतना ज्यादा ही घटेगा। तो कार्बोकैटायन हो चाहे मुक्त मूलक हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अपन क्या कहेंगे, सीधी बात है, कंक्लूजन पर आ जाओ कि कार्बोकैटायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, जो इनकी स्टेबिलिटी है वो सीधी सी भाषा में समानुपाती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इनके ऊपर का प्लस चार्ज, उनके ऊपर की इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी ही कम होगी। यही तो कर सकते हैं अपन प्रेरणिक प्रभाव से, और क्या कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ला के दे देंगे इसे, दे तो सकते नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन आंशिक विस्थापन ही तो कर सकते हैं, मैंने पढ़ाई यही है, अभी अपन कर यही सकते हैं। तो समानुपाती है ERG समूह के, और व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं अपन EWG समूह के। अब ERG समूह कौन होते हैं, ऐसे समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस आई प्रभाव दिखाए, यानी प्लस आई प्रभाव के। तो क्या है, इनकी स्टेबिलिटी समानुपाती है, और माइनस आई प्रभाव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। माइनस आई कौन दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया भाई, ये तो पहले ही भूखा नंगा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो ये तो मर ही जाएगा। अब देखो एक और बात होती है, प्लस आई प्रभाव हमेशा वो दिखाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और माइनस आई प्रभाव वो दिखाते हैं जिनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम खुद लिख सकते हो आराम से। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूँ और ये तुम्हें देखने हैं भाई। देखो पहला एग्जांपल, NO2 समूह, अपन ने पढ़ा है NO2, इसकी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई प्रभाव दिखाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा इधर से, ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा। अब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो भाई बिल्कुल है स्थायी कर देगा इसे, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के बिल्कुल। H का तो नील प्रभाव होता है, मतलब जैसा है वैसा बना रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CS3 देखो कार्बन, अभी CS3 को समझो, इसके पास कितने हैं, H, एक H। ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इसको देगा, ये इससे खींचेगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। इसके प्लस आई प्रभाव दिखाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव दिखाने का कारण समझो, कोई भी कार्बन होता है, अपन को पता है कार्बन की ईएन है 2.5, हाइड्रोजन की ईएन है 2.1। तो ये कार्बन की ईएन ज्यादा है, तो जिधर ईएन ज्यादा होती है उधर इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं। तो ये मैंने एक CS3 ग्रुप बना दिया, एल्किल ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इधर देगा, इसकी अधिकता होगी तो ये इधर देगा। अब इससे मैं एक कार्बोकैटायन लगा दे रहा हूँ, है ना, CH2
पॉजिटिव। अब इस एल्किल ग्रुप ने, इस आर ग्रुप ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस आई प्रभाव देगा ना। प्लस आई प्रभाव, प्लस यानी प्लस चार्ज कर रहा है इसे, ये प्लस चार्ज कर रहा है, माइनस आई मतलब नेगेटिव खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, दे रहा है ये, तो इसका प्लस आई का प्लस कम नहीं होगा क्या? होगा, बिल्कुल कम होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं भाई। अब ऐसे जैसे जैसे आर की जो ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, आर की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब समझो एक कार्बन ऐसा है जिसमें यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये एच 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 और ये कोई भी मतलब लगा लो, ये कार्बन पॉजिटिव है ना, ये एक ऐसा फ्री रेडिकल है जिस पे तीन तीन एच लग रहे हैं। ये कार्बन इससे एच लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, ये देगा, फिर ये देगा कैसे, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इसको देगा, ये इससे लेगा, इससे लेगा, क्योंकि कार्बन की एन जाता है ना भाई, तो ये सब लेंगे और इसको देंगे। मतलब एक CH3 ग्रुप दे रहा है, एक CH3 ग्रुप दे रहा है, तीन CH3 ग्रुप इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, तो इसका स्थायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसकी जगह दो CH3 ग्रुप वाला हो, समझो सिर्फ एक CH3, एक CH3 और एक H हो, तो ये देगा, लेकिन इससे तो कम देगा। यानी ये तो प्लस आई बहुत ज्यादा दे रहा है, ये प्लस आई थोड़ा सा कम देगा, लेकिन एक ही CH3 ग्रुप हो बस, सी पॉजिटिव, तो ये तो कम देगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन हो जाएगा फिर? ये, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है, तो हमेशा याद रखना थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर उससे स्थायी होता है 2 डिग्री, फिर उससे होता है 1 डिग्री। कारण, क्योंकि 3 डिग्री में तीन एल्किल समूह लगे हैं जो तीन पॉजिटिव चार्ज देंगे, तीन तीन तरह से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो ये रहा, यही आ गया ये ऑर्डर। समझ नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए। देखो ये NO2 लग रहा है, NO2 का माइनस आई प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा होता है, माइनस आई क्या है, प्लस आई क्या है, वरना एग्जाम्पल करने नहीं आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो खींच रहा है, खींच रहा है, तो भाई इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, NC, एक कौन सा ग्रुप लगा दिया यार, NC ग्रुप है, NC ग्रुप है, वो CN ग्रुप है, CN भी तो वही होता है, ये NC उल्टा लगा रहा है, CN है ना, CN भी तो माइनस आई देता है, ये माइनस आई देता है। अब देखो यहाँ तीन माइनस आई देने वाले हो गए है ना, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है, NO2 का, फिर होता है NC का, फिर होता है F का। तो जिसका जितना ज्यादा माइनस आई होगा, जिसका जितना ज्यादा माइनस आई होगा वो उतना ही अस्थायी करेगा प्लस चार्ज को। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, सबसे कम माइनस आई वाला। बिल्कुल। अब देखो, ये देखो फ्लोरीन, इस एग्जांपल को देखो, ये अच्छा एग्जांपल है। अपन ने क्या बताया कि प्रेरक प्रभाव दूरी के साथ साथ घटता और बढ़ता है। यहाँ फ्लोरीन इतनी दूर है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये फ्लोरीन क्या देगा, माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये इसने इससे खींचा, समझो, फिर ये इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, ऐसे खींच रहा है दो तरफ से। पर एक बात समझो, कितना दूरी से, मतलब देखो इधर इस आंशिक पॉजिटिव चार्ज देगा, इस पे ये डबल डैश देगा, इस पर ये ट्रिपल डैश देगा, इस पर चार चार डबल डेल्टा देगा, मतलब बहुत कम दे रहा है, बहुत कम खींच रहा है। पर इससे देखो, ये डबल, एक प्लस, फिर ये डबल डेल्टा, इधर ट्रिपल पे ही आ गया, तो इससे ज्यादा खींच रहा है इसके मुकाबले। इधर देखो, ये पॉजिटिव और ये डबल पे आ गया, इससे सबसे ज्यादा खींचेगा, तो इसका प्लस माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा। तो जितना कम माइनस आई होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये देखो, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, ये प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा, तीन तीन दे रहा है, इधर दो दे रहा है, इधर एक दे रहा है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन दे रहा है, ये। ऐसे ही कार्बोकैटायन का हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इसमें NO2 किधर लग रहा है, NO2 ग्रुप लग रहा है, इसमें प्लस आई ग्रुप लग रहा है, CH3, इसमें OH माइनस आई। तो देखो सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी इसकी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, ये दोनों लेने के काम करेंगे भाई, ये दोनों लेने के काम करेंगे। जो लेगा, अब लेने में भी सबसे ज्यादा पावरफुल NO2 है,
श्रेणी में देखो, ऑर्डर में देखो, NO2 लेने में है तो NO2 सबसे ज्यादा लेगा, मतलब ये इसको ये कार्बोकेटाइन के इस टाइप को सबसे कम कर देगा। समझ में आई बातें? तो ये होता है कार्बोकेटाइन और कार्बोरेना ओ मुक्त फ्री रेडिकल का स्थायित्व। अब अपना देखो अगला है कार्बन ऋणायन का स्थायित्व। अब देखो कार्बन ऋणायन का स्थायित्व। अब देखो कार्बन ऋणायन होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या बताया, जब भी मैं तुम्हें कहीं भी नेगेटिव चार्ज लिखूं पूरे ऑर्गेनिक में, उसका मतलब समझो कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लॉन पेयर। अब समझो कि कार्बन के पास होते हैं एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक लॉन पेयर, यानी एक नेगेटिव चार्ज दे दिया इसे। नेगेटिव चार्ज मतलब दो लॉन पेयर, एक लॉन पेयर बढ़ा दिया। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन इसके पहले से ही, इसके 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 इसके, तो इसका अष्टक देखें तो इसके पास देखो दो और दो चार, तो छः, छः तो है ही, और दो और बढ़ गए ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन धनी समूह है, इलेक्ट्रॉन धनी समूह है। अब एक बात बताओ, ये ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसके पास, मतलब इसके पास फुल इलेक्ट्रॉन है ना भाई। और जैसे भी कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है। अब एक बात बताओ, ये कोई CH2 नेगेटिव समूह है। अब इससे एक बॉन्ड जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब मैं एक बार इससे लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या इसको अपन कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं -I प्रभाव, यानी एक -I ग्रुप लगा दिया इससे, CH2 नेगेटिव है ना। एक बार मैं लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहा हूँ एक बार CH2 नेगेटिव, या पॉजिटिव I ग्रुप लगा रहा हूँ, दोनों एक ही बात है ना, CH2 नेगेटिव। अब समझो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है, इसकी EN बहुत ज़्यादा होती है कार्बन से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन धनी समूह है, इलेक्ट्रॉन रिच पर इलेक्ट्रॉन रिच है ये कार्बन एनायन, क्या कार्ब एनायन कहते हैं इसे, कार्ब एनायन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अभी इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस को कम करेगा, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, मतलब ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब जितना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी जितना ज़्यादा पावरफुल -I होगा, उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दूँ, मतलब जो इसे इलेक्ट्रॉन दे, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है भाई, पहले से ही धनी है, और अति कर दो तुम इसमें इलेक्ट्रॉनों की, +I प्रभाव क्या करता है, प्लस प्लस चार्ज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ऐसे ग्रुप क्या करेंगे, इसकी अति कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, कम। अब जितना ज़्यादा +I चार्ज वाला होगा, सबसे ज़्यादा +I चार्ज कौन सा होता है, CH2 नेगेटिव का ही होता है ना। तो ये खुद एक बहुत तगड़ा +I वाला है, समझ में आई बात है। तो देखो सबसे मतलब जितना ज़्यादा अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देंगे इसे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका स्थायित्व उतना ही घटेगा। तो ये सिर्फ सेम उल्टा है उसका कार्बन आयन का। तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन समानुपाती है किसके, EWG ग्रुप के, EWG ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की व्युत्क्रमानुपाती, और इसी को कह सकते हैं -I के समानुपाती, और ये +I के समानुपाती। ये हो गई इसकी स्टेबिलिटी। तो अब इसमें समझो, अब मैं देखो CH2 नेगेटिव पर लगा रहा हूँ मैं एक बार CH3 ग्रुप, मैं लगा रहा हूँ CH3 ग्रुप दो बार, मैं लगा रहा हूँ CH3 ग्रुप 3 बार। इसे कहते हैं 1 डिग्री एनायन, 2 डिग्री एनायन, 3 डिग्री एनायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री। अपन को पता है कि CH3 ग्रुप कार्बन HH से इलेक्ट्रॉन लेके इसे
इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 बार देगा, ये 3 बार दे देगा भाई। 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 2 बार दे रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उतना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव। इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा, इसका प्लस आई थोड़ा कम, इसका प्लस आई इतना कम। मतलब जितना प्लस आई बढ़ेगा उतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी ये होगा, फिर ये होगा कारण। तो अब याद रखना, कार्ब कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। पर कार्ब एनायन 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। ये बात याद रखना। 321, 123 क्या भाई ऑर्डर आते हैं। इसके और एग्जाम्पल है। अब देखो इसने इसने ये वाला एग्जाम्पल देखो, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल देखो भाई। NO2 ग्रुप लगा दिया, CH2 नेगेटिव, फिर इसने F लगा दिया, CH2 नेगेटिव, और फिर इसने लगा दिया HO CH2 नेगेटिव, और फिर एक लास्ट बचा है ये है CH, और इसने डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप, यानी CHO ग्रुप लगा दिया, और CH2 नेगेटिव। ठीक है, इसने NO2 ग्रुप, F ने ग्रुप, OH ग्रुप। सबसे पहले देखो कोई भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं है ग्रुप पर, ठीक है। तो अब इसकी EN कार्बन से ज़्यादा होती है तो ये माइनस आई देगा, इसकी EN भी ज़्यादा है माइनस आई देगा, इसकी EN भी ज़्यादा है ऑक्सीजन की माइनस आई, इसमें भी ऑक्सीजन है इसकी भी माइनस आई। समझ गए अपन, किसका माइनस आई सबसे ज़्यादा, इसका। अब इसका सबसे ज़्यादा ये माइनस आई है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस फिर दूसरे नंबर पर माइनस आई किसकी होती है भाई, दूसरे नंबर पर होती है CHO ग्रुप की। तो ये 1 2 3 4। अब हमको पता है जितनी ज़्यादा माइनस आई होगी उतना ज़्यादा कार्बन एनायन स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल NO2 भरा होगा पहला, फिर दूसरे नंबर पर चौथा, फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है, हाँ ये नहीं आता यार, ये नहीं आता, ये आता है दूसरा, और फिर तीसरा, ऐसे। समझ गए बात, है ना। तो एक अगला एग्जांपल है वो तुम्हें करना है, ये वाला तुम देखो, ये वाला नहीं होगा क्या तुमसे। देखो एक बार माइनस आई यहाँ लगाया, एक बार मैंने इस पे लगा दिया, और एक बार मैंने माइनस आई यहाँ लगा दिया, इसे छोड़ो। अब देखो ये है 1 डिग्री एनायन, 1 डिग्री, है ना। ये देखो 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है। ये देखो 1 2, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो अपन जानते हैं कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है कार्बन आयन। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री से सिर्फ ये देखो, इससे इलेक्ट्रॉन ये देगा सिर्फ, इसमें ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, भाई देने वाले ज़्यादा हो गए। तो इसमें 1 2 3, तो पहले तो सबसे स्टेबल पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, कारण इसमें ये 3 डिग्री है इसलिए। समझ में आई बात, कार्बन आयन समझ आ गया। बिल्कुल कार्बन आयन अपन को भी समझ आ गया। देखो इनको अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे अपन। अब देखो, अब अपन देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, और एक है अपना बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो करेंगे ही भाई, इन दोनों को तो करना ही पड़ेगा। देखो अम्लीय सामर्थ्य पहली बात कर लेते हैं। अब अम्लीय सामर्थ्य, अब अम्लीय सामर्थ्य देखेंगे कैसे, प्रेरणिक प्रभाव से ही देखना पड़ेगा अपन को, है ना। तो एसिडिक, STRINGTH स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। यानी अम्लीयता होती क्या है कि कोई भी अपन नॉर्मली बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में तो कई चीज़ें होती है ना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अपन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड तो सिर्फ H+ देने और ना देने पर निर्भर करते हैं। तो मतलब H+ देगा, मतलब H+ देगा जो होगा अम्ल। और अम्लीय, उसकी अम्लीय क्षमता क्या होती है कि वो कितने H+ दे रहा है, कितने H+ दे रहा है, और कितनी
मतलब किस तरह दे रहा है। एक तो कोई जल्दी दे H+ देता है, एक धीरे धीरे देता है। समझ में आई बात। एक धीरे धीरे देगा तो वो कम अम्लीय है, एक जल्दी देगा तो वो ज्यादा अम्लीय है। मतलब उसकी देने की क्षमता, H+ देने की क्षमता। अब समझो H+ देने की क्षमता कैसे देखें अपन। H+ देने की क्षमता देखो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HCl ऑर्गेनिक का नहीं है, H2SO4 ऑर्गेनिक का नहीं है। अपन यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, है ना, ये होते हैं एसिड, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो COOH वाला एसिड होता है, एक होता है OH वाला, और एक फिनॉल होता है अपना, यानी RCOOH। ये तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है अपना एल्कोहल। तो ये दो ही अम्ल होते हैं। अब समझो, अब ये दोनों अम्ल हैं तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं संरचना बनाऊं तो C, इसमें एक O, एक H और COOH। यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, G ग्रुप, है ना। अब समझो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि एसिड की स्ट्रेंथ होती है H+ देने की क्षमता। ये H+ देगा मतलब ये बंध टूटेगा और ये H+ निकलेगा, मतलब H+ निकल रहा है। पहली बात तो समझो H+ निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून निकल रहा है। न्यून मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली खोखा है, ये सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो इसलिए H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है ना। तो ये खाली खोखा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन ने ले लिया भाई? इसने। किसने? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मान लो देखो अपन को पता है कि O की तो En होती है 3.5, H की होती है 2.1, मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसे पॉजिटिव देके भगा देगा। अब ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा टूटेगा उतना अच्छा अम्ल होगा। समझो, उतना अच्छा अम्ल क्यों होगा? क्योंकि वो जितनी आसानी से बंद टूटेगा उतने ज्यादा भाई वो होगा। अब ये बंद टूटने के बाद बन क्या रहा है? बंद टूटने के बाद ये जी ग्रुप तो छोड़ो, बन रहा है अपना CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ये एक ऋणायन बन रहा है। क्या बन रहा है? ऋणायन प्रजाति बन रही है। क्या बन रही है? ये ऋणायन प्रजाति। अगर इस COOH इस पूरी ग्रुप पर अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए तो मतलब ये H+ के बिना भी स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसका अगर नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, समझो इधर बढ़ जाए, इसका नेगेटिव चार्ज इधर चला जाए, हल्का हल्का इधर चला जाए, मतलब बढ़ जाए, तो ये कार्ब एनायन है, ये जो एनायन है ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये स्टेबल हो गया, समझो ये स्टेबल हो गया तो H+ निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, है ना। H+ निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर का समझो कि ये जो बना और ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया तो ये तुरंत सबसे पहले H+ को ढूंढेगा कि भाई मत जा यार, मैं तेरे बिना अनस्टेबल हो जाता हूँ, बिल्कुल मैं तेरे बिना रुक ही नहीं सकता, तू टूटे मत, तू जा मत, मैं तुझे पकड़ने की हर क्षमता कोशिश करूंगा। तो अब समझो कि ये ये कब स्टेबल होगा? जब मैं इससे कैसा ग्रुप लगाऊं कि इसका नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो इसकी नेगेटिविटी है वो कम हो जाए, कम होकर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो मैं इसको कैसा समूह दूं जो इसके नेगेटिव चार्ज को खींच ले? बताओ कैसा समूह? वो समूह होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देता हूँ, समझो समझो COO और ये H है, और अपन को पता है ये बंद ध्रुवीय बंद होता है, तो इस पर होता है आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर होता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दे दूं यहाँ,
इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दे रहा हूँ, समझो। इसके इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो अब ऑक्सीजन के पास क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थोड़ी हल्की, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और इसे भगा देगा। यही तो होगा। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावरफुल होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक होता जाएगा। अब मैं समझाऊं, अब थोड़ा समझो, मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देता जा रहा हूं। अब मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन ये इसे रिलीज करेगा। ऑक्सीजन के पास पहले ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है आंशिक, ये इलेक्ट्रॉन दिया इसने इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कहेगा भाई पहले से ही नेगेटिव, ऊपर से ये और लग गया साला इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ऑक्सीजन के पास, ये कहेगा कि थोड़े इलेक्ट्रॉन इसे दे देता हूँ, तो ये बंध मजबूत हो जाएगा। ये बंध पहले ध्रुवीय प्रकृति का था, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये मजबूत बंध हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं। तो ये कहेगा भाई ऐसे बात नहीं पड़ेगी भाई, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मेरे पास मान नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मुझे H+ की जरूरत है भाई, H+ तू जा मत, तू इलेक्ट्रॉन ले और खुश रहे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाते हैं -I प्रभाव, और व्युत्क्रमानुपाती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, मतलब +I प्रभाव, +I प्रभाव की, बिल्कुल। तो पहला ही ऑर्डर देखो, NO2 लगा दूं मैं और COOH दे दूं, एक में HCH में, इसमें बीच में एक CH2 लगा लो ना, HCH2 COOH लगा लो, है ना, CH3 CH2 COOH। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ये क्या दे रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सॉरी, ये -I देता है, ये 0 देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +I देता है, +I के तो व्युत्क्रमानुपाती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी, फिर इसकी तो होगी थोड़ी बहुत होगी जो इसकी सबसे ज्यादा, तो ऐसे आएगा ऑर्डर, समझ में आई। अगर मैं अब यहाँ देखो, एक यहाँ दे रहा हूँ मैं CH2 CH3 COOH, यहाँ मैं देता हूँ COOH और C और एक R ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप और H, मतलब ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया मैंने थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो इसका +I बहुत ज़्यादा होता है, इसका +I थोड़ा कम होता है, इसका +I बिल्कुल कम होता है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, तो जिसका +I जितना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे तुम कर लोगे भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है बिल्कुल भाई, ऐसे कर लोगे भाई। अगर -I ग्रुप लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इस बंध को ज़्यादा ध्रुवीय बनाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज को इधर खींच के इसे कहेगा कि भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज की कमी, तो दे और दे और दे, इसे भगा देगा लेके। अब अपनी आती है क्षारीय सामर्थ्य, क्या आती है, क्षारीय सामर्थ्य, तीसरा टॉपिक है इसका लास्ट, क्षारीय सामर्थ्य। देखो क्षारीय सामर्थ्य मतलब क्या होती है, क्षार का मतलब होता है जो, देखो H+ दे मतलब ये OH- देने वाले, है ना, OH- देने वाले, मतलब ये कहते हैं कि क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला यौगिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान, क्योंकि इसने OH- दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इसने, वो H+ देता था, और ये OH- मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, इनकी क्षारीय सामर्थ्य होती है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति। मतलब कोई A है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसके साथ कोई ग्रुप G जुड़ा है, मतलब क्षारीय सामर्थ्य ज्यादातर वे ही दिखाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है,
बिना इलेक्ट्रॉन युग्म वाले क्षार नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्यों? कारण क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान वही करेगा जिसके पास होगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म वे ही दे सकते हैं जिसके पास होगा। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब ये इसके दान करने की प्रवृत्ति, देखो क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति। अब ये दान कब कर सकता है? दो कंडीशन है अपने पास, तो एक तो प्लस आई की, एक माइनस आई की। मतलब मैं इस ए ग्रुप से जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, और एक बार लगा रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये ए। अब देखो क्षारीय सामर्थ्य तब होगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब देगा। अब जौन सा इनमें से देने को सुगम बनाएगा, देने को आसान बनाएगा, वही क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देगा, कहेगा भाई मेरे पास ऐसा लगा है जो खुद भूखा है, उसे ही देने से पूर्ति हो जाए तो दो, मतलब मेरी खुद की पूर्ति नहीं हो रही, वो खुद लेके जा रहा है, मैं नहीं दे सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब माइनस आई ग्रुप लगा दिया, तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो नहीं देने देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये कहेगा कि यार मेरे पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, तू और देने आ गया भाई, कोई ले लो। ये कहेगा कोई ले लो, आओ और मुझसे जुड़ो और इलेक्ट्रॉन लो। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करा रहा है भाई? रिलीजिंग ग्रुप। तो क्षारीय सामर्थ्य किसके समानुपाती हुई? क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती हुई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के व्युत्क्रमानुपाती हुई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ये बिल्कुल उल्टी है बेसिक सामर्थ्य के, वो एसिडिक सामर्थ्य के। एसिडिक सामर्थ्य में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा एसिडिक बना रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम क्षारीय बना रहे हैं। अब देखो क्षारीय सामर्थ्य एक चीज की ओर समानुपाती होती है, क्षारीय सामर्थ्य इसे कहेंगे अपन बेसिक स्ट्रेंथ, एक चीज के समानुपाती होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। समझो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्यों? देखो अपने पास इलेक्ट्रॉन किस किस के पास होते हैं, अपन बात कर लेते हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन से, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन। ठीक है, बात करते हैं इनकी। ये तीन तत्व हैं, तो है ना। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास, ठीक है, इसके पास इसके पास दो ही होते हैं, और इसके पास इतने सारे छह होते हैं भाई, है ना। अब समझो नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक फ्लोरीन होता है। समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास सबसे ज्यादा है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों के पास सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन अपन जाए अपन पी के पास, ओ ओ एस के पास, फिर सी एल के पास, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाती है? साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ जाती है ना, साइज साइज बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉन जब साइज बढ़ जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन इतने इतने सेम पड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे खुले खुले पड़े हैं, भाई हमें कोई डर ही नहीं है, प्रतिकर्षण नहीं है, हमारी साइज बढ़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां तो है। फॉस्फोरस पे भी इलेक्ट्रॉन है, सल्फर पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां हैं। इससे नीचे चल जाओ, बी आर आई है ना, और सन ऐसे टी है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब बेकारी मकार है ना, ये नीचे चल जाओ, इनके जाने पर साइज बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व घनत्व घट रहा है। तो मतलब ये है ना, ये एसिडिक नहीं होते हैं भाई, एसिडिक सिर्फ ये देंगे, ये दे ही नहीं पाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको पता ही नहीं लगता कि मेरे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है भी। तो अब देखो इनमें से भी कौन देगा? चार तो यही बनाएंगे ना भाई। अब एन है अपने पास, ओ है भाई, एफ है, इसकी एन देखो 4, इसकी एन 3.5, इसकी एन 3। समझो इनकी एन बहुत ज़्यादा है, इनकी इन दोनों की एन बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो इनसे इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब एक अत्यधिक इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति से इलेक्ट्रॉन लेना इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल, ये इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है कभी अपनी ज़िंदगी में। मतलब ऊपर तुमने कभी कोई भी रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज देखा है क्या? या फिर फ्लोरीन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज देखा है क्या? नहीं। इन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मतलब ऑर्गेनिक के सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया तुमने, सबसे बड़ा मतलब गलत काम कर दिया। इन दोनों पर पॉजिटिव चला। एन पर तो अपन ने खूब देखा है, NH3 पॉजिटिव हो जाता है, NR3 पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इन पर पॉजिटिव चार्ज इम्पॉसिबल, कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब वेदों में ही नहीं लिखा। तो सिर्फ अपना क्षार होता है नाइट्रोजन वाला। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक CHEM में हम क्षार सिर्फ ये पढ़ेंगे कि RnH2, R N R R NH3, ये पढ़ेंगे अपन बस। नाइट्रोजन के क्षार होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसकी भी ऑर्डर जो होता है वो अपने देख तो लिया, अपने बेसिक स्ट्रेंथ देख ली थी कि बेसिक स्ट्रेंथ समानुपाती है प्लस आई मतलब ERG के, और व्युत्क्रमानुपाती है माइनस आई EWG के, और समानुपाती है इलेक्ट्रॉन घनत्व के। अब घनत्व के हिसाब से तो अपन ने बता दिया कि ये तो भाई क्षार होते ही नहीं है, नीचे वाले तो क्षार की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनको पता ही नहीं है भाई मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई पढ़े होंगे यार, मेरा मतलब मेरी जगह बहुत भारी है, पढ़ा है तो पढ़े रहने दो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दिक्कत ही नहीं कर रहा है, दिक्कत करे जब तो मैं कुछ करूँ ना। अब देखो, अब अपन एक ऑर्डर देख लेते हैं, चलो। एक होता है CH3NH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो क्षारीय सामर्थ्य वही दिखा सकते हैं जो उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो। लोन पेयर बहुतों के पास है, सिर्फ दे कौन सकता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे नहीं सकते, उनकी EN बहुत ज़्यादा है, उनका गुरूर बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं नहीं भाई, चाहे कितना भी प्रतिकर्षण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मेरे पास ताकत है भाई रखने की इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ना, दम होनी चाहिए, कोई चीज़ रखने की दम होनी चाहिए। नाइट्रोजन कहता है भाई मेरे पास है और मेरे अंदर दम भी नहीं है, तुम तो ले लो भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है कौन? नाइट्रोजन। और एक है अपना, अब ये देखो 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और अपन एक बना लेते हैं भाई एन CH3 3 डिग्री एमीन, है ना। और ये क्या है? पहली बात तो गैसीय अवस्था में है ना, गैसीय अवस्था में समझो। अब देखो, अपन ने पता है कि ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, इसका प्लस आई थोड़ा इतना सा होता है, इसका प्लस आई थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई बहुत ज़्यादा होगा। अब प्लस आई के समानुपाती होती है बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद रखना है ये ऑर्डर ओनली गैसीय अवस्था में होता है। जलीय अवस्था में और भी फैक्टर आ जाते हैं, और भी फैक्टर आ जाते हैं, जलीय अवस्था में और भी फैक्टर आ जाते हैं, जो अगर अपन रेजोनेंस मतलब ये चैप्टर हो जाएगा ना उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो अब ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक वो प्रेरणिक प्रभाव। अब अपना 2 क्लासों में होगा अनुनाद प्रभाव, क्योंकि पहली क्लास में तो अपन अनुनाद की कंडीशन समझेंगे, दूसरी क्लास में अपन अनुनाद प्रभाव को समझेंगे, फिर अपन दूसरी क्लास में ही एरोमेटिकता को पूरा कर देंगे। तीसरी क्लास में अपन अतिसंयुग्मन प्रभाव को, और अपना जो वो प्रभाव होता है ना, कौन सा वो, क्या लास्ट का एक अस्थायी प्रभाव था ना, उसको, यानी 3 क्लासों में ये चैप्टर 70% से ऊपर हो जाएगा। एक लास्ट क्लास में अपन इन सब का मतलब जितने ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ रहे हैं ना, इन सब के अनुप्रयोग पढ़ेंगे एक साथ, और उनमें अपन यही पढ़ेंगे क्षारीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई रिएक्शन कैसे होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें ही पढ़ेंगे। उसके लिए अपन को एक क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब अब अपनी फिक्स इसके बाद 5 क्लास लगेंगे, उनमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसे छोड़कर 5 या फिर 4 या 5 में हो जाएगा, लास्ट 4 या 5, इतनी मतलब एक 1.5 घंटे की 4 या 5 क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा।